हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों पटवार भर्ती परीक्षा से संबंधित एक मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कलाम एकेडमी के द्वारा दोस्तों आपका माइनर टेस्ट 3 आयोजित करवाया गया था अभी संडे को, तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। काफ़ी शानदार सवाल यहाँ पर दिए गए हैं, तो जो भी विद्यार्थी पटवार भर्ती परीक्षा में इस बार अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपका ओवरऑल रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। तो काफ़ी शानदार सवाल यहाँ पर दिए गए हैं और इनका सोल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एकदम डिटेल से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान जीके के सवाल देखेंगे, इसके बाद दोस्तों आपके इंडियन हिस्ट्री के सवाल हम देखने वाले हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में यहाँ पर सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन देखिए, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है। तो क्या ये बात आपकी सही हो जाएगी? तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि 5,920 किलोमीटर जो लंबाई है आपकी, वो टोटल लंबाई है। यानी कि अंतर्राज्यीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय अगर दोनों को मिला दिया जाए, 4,850 प्लस आपकी 1,070 जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, अगर इनको मिला दिया जाए दोस्तों, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी दोस्तों? तो ये हो जाएगी आपकी 5,920 किलोमीटर। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। राज्य का क्षेत्रफल लगभग 1,32,139 वर्ग मील है। तो ये बात आपकी सही हो जाएगी। क्यों सही हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर वर्ग मील में दिया गया है दोस्तों एरिया, तो 1,32,139 बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। राज्य का देशांतरीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देशांतरीय विस्तार जो है दोस्तों वो आपका 8 डिग्री 47 मिनट है, जबकि अक्षांतरीय जो विस्तार है आपका वो है 7 डिग्री 9 मिनट। तो ये भी आपका गलत हो गया। और राज्य की आकृति अनियमित 7 भुजाओं वाले बहुभुज के समान है। तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य की आकृति कैसी है दोस्तों? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही हो गया। अगला सवाल देखिए, राज्य में झीलों के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा समूह समयानुक्रम के अनुसार सही है? तो यहाँ पर कौन सा समूह आपका दोस्तों समयानुक्रम के अनुसार सही हो जाएगा? देखिए, आपको मैं बता दूं, धौलपुर जिला जो बना था ये आपका कब बना था दोस्तों? तो धौलपुर जिले का जो निर्माण है ये आपका कब किया गया था? तो ये आपका दोस्तों 15 अप्रैल 1982 को किया गया था। और ये डेट आप एग्जैक्ट ध्यान रखेंगे। ये आपका कौन से नंबर का जिला था? 27वें नंबर का जिला था। ठीक है। इसके बाद आपके 3 जिले बनाए गए थे 10 अप्रैल 1991 को। तो 10 अप्रैल 1991 को आपके 3 जिले बनाए गए थे, जिसमें एक आपका 12 था, एक आपका दौसा था और एक आपका राजसमंद था। तो ये कौन से हो जाएंगे आपके? 28, 29, 30। तो ये 30 जिले हो गए। 31वां जिला आपका कौन सा बना था? तो 31वां जिला आपका हनुमानगढ़ बना था दोस्तों। कौन सा बना था? हनुमानगढ़ बना था। और ये कब बनाया गया था? तो ये आपका 12 जुलाई कब बनाया गया था? 12 जुलाई 1994 को ये बनाया गया था। तो ये डेट आप याद रखिए। हनुमानगढ़ की डेट काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। अगर इसके अलावा बात की जाए, 32वां जिला आपका कौन सा बना था? तो 32वां जिला आपका करौली बना था दोस्तों। और करौली जो आपका जिला बना था 32वां, ये आपका कब बनाया गया था? तो ये आपका बना था 19 जुलाई कब बना था? 1997 को बना था। तो 19 जुलाई 1997 को ये आपका बनाया गया था। और 33वें जिले की बात की जाए, तो 33वां जिला आपका कौन सा बना था? प्रतापगढ़ बना था, जो कि आपका 2008 में बनाया गया था। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, जो कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अजमेर को संभाग कब बनाया गया था? तो अजमेर को संभाग आपका 1987 में बनाया गया था। तो ये 33 जिलों की मैंने आपको बताया दोस्तों। और अभी करंट में तो जिले अब चेंज हो चुके हैं, अभी तो 41 जिले हो चुके हैं। तो उस हिसाब से भी आपको याद रखना है। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है उसमें अंतर कितना हो जाएगा? तो 869 में से आपको 826 माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 43 किलोमीटर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो 30 सेंटीमीटर वाली जो समवर्षा रेखा है यह राजस्थान के आपके पाली जिले से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से अरावली की पहाड़ियों का ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम है। आरोही क्रम यहाँ पर पूछा गया है। आरोही क्रम क्या होता है आपका दोस्तों? आपको छोटे से बड़े की ओर चलना है। ठीक है। यानी सबसे कम लंबाई वाली आ जाएगी, फिर सबसे लास्ट में आपकी सबसे ज़्यादा लंबाई वाली आ जाएगी। जबकि अवरोही का होता है आपका बड़े से छोटे की ओर चलना। तो यहाँ पर आरोही पूछा गया है। तो गुरु से, दिल से, जरा, आस। तो ये यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले शेर चोटी आ जाएगी, फिर दिलवाड़ा आ जाएगी, फिर सज्जनगढ़ आ जाएगी, फिर आपकी गोगुंदा आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन को आपको चुनना है। तो सत्य कथन बताइए यहाँ पर कौन सा आपका हो जाएगा? ये भी आपका काफ़ी अच्छा सवाल है। अरावली मरुस्थलीकरण को पूर्व की ओर बढ़ने को प्रोत्साहित करती है। तो ये बात गलत है। ये तो क्या है? मरुस्थलीकरण को रोकती है अरावली। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान का पूर्वी मैदान भारत के गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो पूर्वी मैदान आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है दोस्तों, ये आपका तैतीस सागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अगर आपसे कभी भी बात की जाए मरुस्थल की और आपके पूर्वी मैदान की, तो ये दोनों किसके हिस्से हैं? तैतीस सागर के अवशेष है ये।
ठीक है। लेकिन अगर आपसे बात की जाए हाड़ौती के पठार की या अरावली की, तो ये दोनों किसके हिस्से हो जाएंगे? ये गोंडवाना लैंड के हिस्से हो जाएंगे। तो गोंडवाना लैंड का तो आपका अरावली हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती हो जाएगा। ठीक है, तो अरावली और हाड़ौती आप याद रखेंगे, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जबकि पूर्वी और मरुस्थल जो है ये आपका किसका हिस्सा है? तैतीस सागर का हिस्सा है। विंध्यन कंगार दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। और माही बेसिन को गोडवाड़ बेसिन कहा जाता है, तो ये गलत बात है। ये लूनी बेसिन को आपके गोडवाड़ बेसिन कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है? तो देखने से आपको पता लग गया होगा, BSHW आपका चित्तौड़गढ़ दिया गया है, जो कि गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान में स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश स्थित है। तो स्टेपी जलवायु जो है दोस्तों, ये आपकी अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। तो अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र में आपकी कितनी बारिश होती है दोस्तों? तो ये 25 से 50 सेंटीमीटर जो बारिश होती है आपकी समवर्षा रेखा के मध्य, ये आपकी स्टेपी जलवायु पाई जाती है, यानी अर्ध शुष्क जलवायु। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो जयपुर जिले में कौन सी नदी आपकी प्रवाहित नहीं होती है? तो ईरू नदी जो है दोस्तों, ये किसकी सहायक नदी है? ये आपकी माही की सहायक नदी है। ईरू किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। तो ये आपकी जयपुर में क्या लेने जाएगी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। जबकि ढूंढ, साबी और द्रव्यवती जो है ये आपकी जयपुर जिले में प्रवाहित होती है। तो ये बात आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी नदी और सहायक नदियाँ सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर भी कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है, इससे काफ़ी बार सवाल गलत हो जाता है। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, सोम, मेसवा, मोरेल, माही, मोरेन, ईरू। तो मोरेन, ईरू बिल्कुल सही है, ये माही की सहायक नदियाँ हैं। सागी और बांडी लूणी की सहायक नदियाँ हैं। और वैसे हमें मावा चाहिए, मैंने आपको बताया था, साबरमती की सहायक नदियाँ हो जाएगी। तो याजम और हतमती जो है ये भी आपकी साबरमती की सहायक सही है। सोम की मेशवा, मोरेल दिया गया है, ये गलत हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, और ये काफ़ी शानदार सवाल है, ये मैंने आपको थोड़े दिन 4 से 5 दिन पहले ही करवाया था। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में, यानी कि बाल अनुपात में पूछा जा रहा है, बाल लिंगानुपात के बारे में बात की जा रही है, में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है। तो बाल लिंगानुपात में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? देखिए, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। देखिए, राजस्थान में जो लिंगानुपात है, बाल लिंगानुपात, वो कितना है? 888 है। अब इसमें से अगर बात की जाए शहरी बाल लिंगानुपात की, तो शहरी बाल लिंगानुपात आपका 874 है। और ग्रामीण बाल लिंगानुपात की बात की जाए तो 892 हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रामीण बाल लिंगानुपात अगर आपसे पूछा जाए तो कितना आंसर करोगे? 892 करोगे। शहरी लिंगानुपात पूछा जाए, बाल लिंगानुपात, तो 874 आप आंसर करोगे। अब शहरी जो बाल लिंगानुपात अगर आपसे पूछा जाए, इसमें सर्वाधिक कहाँ पर है आपका? तो नागौर में आपका शहरी बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है। जबकि न्यूनतम बाल लिंगानुपात की बात की जाए शहरी की, तो वो आपका कहाँ पर हो जाएगा? धौलपुर में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शहरी नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर ग्रामीण पूछा जा रहा है। तो ग्रामीण सर्वाधिक बाल लिंगानुपात जो है वो आपका बांसवाड़ा में है। तो यहाँ पर सर्वाधिक ग्रामीण बाल लिंगानुपात पूछा गया है, तो बांसवाड़ा आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे सबसे कम पूछ लिया जाए ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण बाल लिंगानुपात सबसे कम कौन से जिले का है, तो फिर ये आपका झुंझुनू जिले का हो जाएगा। तो ये 4 जिले आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये आपका शहरी लिंगानुपात है, बाल लिंगानुपात, और ये आपका ग्रामीण बाल लिंगानुपात है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, तारा स्तूप पाए जाते हैं। तो तारा स्तूप आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ सवाल है आपका। मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर में पाए जाते हैं। जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों को व्यवस्थित आरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो भैया, आपको जो न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं उनको जमाना है। तो आपको पता होगा सबसे कम तो जालोर की हो जाएगी, तो जालोर सब में दिया गया है। हम इसको याद रखते हैं दोस्तों, झांसी पर बाबा। कैसे याद रखते हैं? झांसी पर बाबा। झांसी पर कौन है? बाबा है। तो इसको हम इसी तरीके से याद रखते हैं, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, फिर यहाँ पर आपका आता है बांसवाड़ा, फिर बाड़मेर, इस तरीके से याद रखते हैं। तो झांसी पर बाबा, तो यहाँ पर जालोर, सिरोही और प्रतापगढ़ आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ट्रिक है इसको याद रखने की, झांसी पर बाबा से आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित सत्य कथन है। तो यहाँ पर सत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, बताइए। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है, तो ये बात बिल्कुल सही है। साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई है, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। ग्रामीण लिंगानुपात सभी जिलों का 1000 से कम है, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि पाली जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1003 से ज़्यादा है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक रहा है, तो ये बात भी आपकी सही है, यानी कि 1, 2, 4 यहाँ पर सही है। थर्ड यहाँ पर गलत हो जाएगा, और थर्ड गलत होते हैं यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आपकी कैंसिल हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन आपका बचता है। अगला सवाल देखिए, जसूसर, सालीसर, मलसीसर आदि स्थित है। तो जसूसर, सालीसर, मलसीसर शेखावटी बेसिन में स्थित है ये दोस्तों, ये आपके ठिकाने हो जाएंगे। आगे देखिए, मेवल क्या है? तो मेवल जो है दोस्तों, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे मेवल कहा जाता है। ठीक है, और काठल किसे कहा जाता है? तो प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसे आप काठल के नाम से जानते हैं, यानी माही नदी के किनारे को काठल कहा जाता है।
बेसोरगढ़ और बिजोलिया के मध्य का जो पठार है उसे ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊपरमाल का पठार। इसे कैसे याद रखते हैं? भैंस के ऊपर बीज। किसके ऊपर बीज? भैंस के ऊपर क्या है? बीज। तो ऊपरमाल का पठार आपका बेसोरगढ़ और बिजोलिया के मध्य में स्थित है। गोगुंदा और कुंभलगढ़, तो भोकुंगा, तो भोकुंगा से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? भोराट का पठार। तो भोराट का पठार जो है वो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य विस्तृत है। तो आप ये तीनों चीज़ें याद रखिए। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा नदी युग्म अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये आपको बता देना है दोस्तों। तो पश्चिमी बनास मोरेन हो जाएगा, मानसी वेत्रक हो जाएगा, गुहिया सागी हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी लूणी की सहायक नदियाँ हैं। तो लूणी आपकी अरब सागर का भाग है, तो ये भी अरब सागर का भाग हो जाएगी। ये साबरमती की सहायक नदियाँ हैं, तो साबरमती जब अरब सागर का भाग है तो ये भी अरब सागर का भाग हो जाएगी। और पश्चिमी बनास जो है ये ऑलरेडी अरब सागर का भाग है। तो यहाँ पर मोरेल और ढूंढ जो है दोस्तों ये बनास की सहायक नदियाँ हैं, और बनास बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। बनास जो है वो चंबल की सहायक नदी है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित फसल और प्रमुख किस्म में से कौन सा आपका असुमेलित है? तो असुमेलित आपको बता देना है दोस्तों। 1 मिनट होल्ड करना दोस्तों। यहाँ पर असुमेलित आपको बता देना है। निम्नलिखित फसल प्रमुख किस्म में से कौन सा आपका असुमेलित है? तो यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित है ये आपको बताना है। कपास, कल्याण, सोना, कोहिनूर, बाजरा, पायोनीर, RCB 911, ये यहाँ पर आपका दिया गया है। तो कौन सा यहाँ पर असुमेलित है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? कपास का कल्याण, सोना, कोहिनूर दिया गया है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गेहूं का होता है दोस्तों। किसका होता है? गेहूं का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये सही दिए गए हैं। बाजरा, पायोनियर, RCB 911, चावल की माई सुगंधा और बासमती होती है आपकी, सरसों की आपकी पूसा गोल्ड और पीताम्बरी होती है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आधार पर देश के कुल सरसों उत्पादन में राज्य का अंश है। तो देश के कुल सरसों उत्पादन में राज्य का अंश कितना हो जाएगा आपका? तो ये 46.63% हो जाएगा, और ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से आपका दोस्तों कौन सा असुमेलित है? अनुसंधान केंद्र आपके दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा यहाँ पर आपका असुमेलित है? तो राष्ट्रीय बीजी मसाला केंद्र तबीजी अजमेर में, ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीचवाल में, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र आपका दोस्तों सूरतगढ़ में नहीं है, ये कहाँ पर हो जाएगा आपका? दुर्गापुरा में हो जाएगा। तो दुर्गापुरा जयपुर में हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो गया। मक्का अनुसंधान केंद्र आपका बांसवाड़ा में हो जाएगा, और मक्का सर्वाधिक जो है ये आपकी दक्षिणी राजस्थान में होती है, तो ये बात भी आप याद रखिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित उद्योग केंद्र में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। ब्लू पोएट्री आपका अजमेर दिया गया है, जो ही गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका, पहला ही गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट माही नदी के किनारे है। जाजम प्रिंट आपका अकोला चित्तौड़गढ़ का हो जाएगा। गोटा उद्योग आपका खंडेला सीकर का हो जाएगा। तो ये तीनों बातें सही है। ब्लू पोएट्री आपकी कहाँ की हो जाएगी? जयपुर की हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित नहीं किया गया है? तो ये भी सिंपल सा सवाल है। 4 एग्रो फूड पार्क आपको याद रखने होते हैं। बोरानाडा जोधपुर सबसे बड़ा आपका दोस्तों एग्रो फूड पार्क है, तो ये आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा वाला अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? बोरानाडा जोधपुर। उद्योग विहार श्री गंगानगर में आपका हो जाएगा, और ये आपका रानपुर कोटा में हो जाएगा। ये रणपुर नहीं है, ये रानपुर कोटा है दोस्तों। तो रानपुर कोटा में हो जाएगा आपका एक। उदयपुर में नहीं है, उदयपुर की जगह आपका कहाँ पर है दोस्तों? MIA मत्स्य नगर यानी कि अलवर में हो जाएगा एक आपका। ठीक है। तो ये 4 एग्रो फूड पार्क है, एक तो जोधपुर में है, और एक गंगानगर में है, और एक आपका कोटा में है। इसके अलावा एक आपका अलवर में हो जाएगा। तो ये 4 एग्रो फूड पार्क आप याद रखिए। अगला सवाल देखिए, राजस्थान टेक्सटाइल मिल आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो भवानी मंडी में हो जाएगी। वस्टेड स्पिनिंग मिल आपकी चूरू में हो जाएगी। श्री सीमेंट ब्यावर में हो जाएगी, और JK टायर आपको पता ही होगा कांकरोली राजसमंद में आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप सुमेलित करोगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 कब जारी की गई? तो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 आपकी 4 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? 4 दिसंबर आपकी 2024 को जारी की गई थी। तो ये 4 दिसंबर आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी सिंपल सा सवाल है, आपको मिलान करना है दोस्तों। मिलान कर दीजिए। चंद्रमहल आपका जयपुर में है, नतमल की हवेली जैसलमेर में है, जूनागढ़ किला बीकानेर में है, सोनू जी की नशा आपकी अजमेर में हो जाएगी। तो 1 2 3 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अर्थुना पर्यटन क्षेत्र निम्न में से किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है? तो अर्थुना जो है ये आपके किसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों? तो ये वागड़ सर्किट के अंतर्गत आपका आ जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। 20वीं पशुगणना के आधार पर राजस्थान में ऊंट तथा भैंस वंश की सर्वाधिक संख्या वाले जिले क्रमशः है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका दोस्तों। ऊंट और भैंस वंश की सर्वाधिक संख्या वाले जिले आपसे पूछे गए हैं। तो ऊंट सर्वाधिक आपका कहाँ पर पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। और भैंसें सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है। और ऊंट सबसे कम अगर आपसे पूछे जाए कहाँ पर पाए जाएंगे, तो झालावाड़ में ऊंट सबसे कम पाए जाएंगे। ये भी आप याद रखिए। ठीक है।
और जयपुर के बाद में आपकी भैंसें सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाएगी, तो जयपुर के बाद अलवर में भी भैंसें आपकी सर्वाधिक पाई जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य की देश के कुल उत्पादन में हिस्सेदारी है। तो राजस्थान की देश में कुल दुग्ध उत्पादन में कितनी हिस्सेदारी है, ये आपसे पूछा गया है। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 14.44% हो जाएगी। महत्वपूर्ण सवाल है, 14.44%। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो बताइए कौन सा असुमेलित है। सोनाड़ी जो है दोस्तों ये आपकी भेड़ की नस्ल हो जाएगी। तो पहला ही आपका असुमेलित हो गया यहाँ पर। गोवंश गिर जो है ये गोवंश की हो जाएगी। केरूपाल ऊँट हो जाएगा। जाफराबादी आपकी भैंस हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 आपका जो है वो गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के वे जिले जो अपनी कुल जनसंख्या में 70% से अधिक जनजाति जनसंख्या रखते हैं। और ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के वे जिले जो अपनी कुल जनसंख्या में 70% से अधिक जनजाति जनसंख्या रखते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित पंचायत का मुखिया और जनजाति में से असुमेलित का चयन करना है। सहलोद सहरिया दिया गया है। तो क्या ये बात आपकी सही हो जाएगी, तो गलत हो जाएगी। सहलोद सहरिया नहीं होगा। सहरिया का जो आपका दोस्तों मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, आपका कोतवाल कहलाता है। क्या कहलाता है, कोतवाल कहलाता है। भीलों का गमेती हो जाएगा। मीणाओं का पटेल हो जाएगा। डामोर जाति का आपका मुखी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका सहलोद किनका होगा, तो सहलोद आपका गरासियों का हो जाएगा। तो सहलोद किनका हो जाएगा, गरासियों का हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित जनजाति निवास क्षेत्र में से असुमेलित युग्म की आपको पहचान करनी है। मीणा आपकी जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर दी गई है। तो ये बिल्कुल सही है। कत्तोड़ी हनुमानगढ़ सीकर ये गलत हो जाएगी। कत्तोड़ी आपकी सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाएगी दोस्तों, तो ये आपकी तो उदयपुर साइड में कत्तोड़ी पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका गलत हो जाएगा। गरासी आपकी आबू रोड, पिंडवाड़ा, सिरोही, उदयपुर बिल्कुल सही है। डामोर आपकी सीमलवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। तो ये जनजाति जो जहाँ पर निवास करती है वो सुमेलित करना था आपको। राजस्थान वन संपदा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर असत्य कथन का आपको चयन करना है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन जो है इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है आपके। तो ये बात बिल्कुल सही है। रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर शेष संपूर्ण राजस्थान में धोकड़ा वन पाए जाते हैं। तो धोकड़ा वन राजस्थान में आपको पता है सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये बात भी सही हो जाएगी। और शुष्क सागवान वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर उपोष्ण पर्वतीय वन राज्य के कुल वन क्षेत्र में 2.39% भूभाग पर पाए जाते हैं। ये बात गलत हो जाएगी। ये लगभग 1% भूभाग पर आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं दर्ज की गई। तो सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं आपकी कहाँ पर दर्ज की गई, तो ये उदयपुर में दर्ज की गई है। अगला सवाल देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वनावरण क्षेत्र में कमी दर्ज की गई। तो बिल्कुल सही बात है। वृक्षावरण क्षेत्र में वृद्धि हुई। देखो वनावरण में तो आपकी कमी हुई थी और वृक्षावरण में आपकी वृद्धि हुई थी। और वन क्षेत्र में 0.01% की वृद्धि आकी गई है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो 0.01% की आपकी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आपके तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सही सुमेलित युग्म की पहचान करनी है आपको। तो सही सुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है दोस्तों। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनूप सागर जैसलमेर बिल्कुल गलत है। अनूप सागर आपकी बीकानेर में हो जाएगी। तो अनूप सागर में आपका बीकानेर होगा। मांडल ताल आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, तो ये भीलवाड़ा में हो जाएगी। तो यहाँ पर भीलवाड़ा आपका होना चाहिए था। ठीक है। सरदार संबंध यहाँ पर जोधपुर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सरदार संबंध झील एक जोधपुर में भी स्थित है। लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेप सागर डूंगरपुर हो जाएगा। क्योंकि गेप सागर झील हमको पता है डूंगरपुर में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अब सरदार संबंध झील जो है दोस्तों ये आपकी एक पाली जिले में भी है और एक जोधपुर में भी है। तो इसका आंसर आप एक बार कमेंट करके बताना। सरदार संबंध झील जो है ये कहाँ पर है, एक बार आप इसका आंसर कमेंट करके बताना। ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की नवसर्जित रामसर साइट मैनार जो है ये तो कहाँ पर हो जाएगी, आपकी उदयपुर में हो जाएगी। और कीचन जो है ये कहाँ पर हो जाएगी, फलोदी में हो जाएगी। तो ये दो आपकी अभी नई रामसर साइट बनी है। और टोटल भारत में आपकी कितनी रामसर साइट हो चुकी है दोस्तों, लगभग तो 91 रामसर साइट हो चुकी है। और यहाँ पर उदयपुर, फलोदी जो है इनमें नई बनाई गई है आपकी मैनार और खींचन। अगला सवाल देखिए, आसोप कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो आसोप आपका भीलवाड़ा में स्थित है। ये आपका 37वां कंजर्वेशन रिजर्व था। निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षण स्थल को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। वन विहार आपका धौलपुर में हो जाएगा। केवलादेव भरतपुर में है। बंद बारेटा भरतपुर में है। सवाई मानसिंह आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो ये सवाई माधोपुर में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए बंद बारेटा और केवलादेव, तो बंद बारेटा और केवलादेव दोनों भरतपुर में है। अब आपका इनमें से उत्तर में कौन सा स्थित है
ये आपको बताना है। इनमें से आपका उत्तर में कौन सा स्थित हो जाएगा, तो केवलादेव जो है ये आपका उत्तर में स्थित होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 39 जो है इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका केवलादेव आ जाएगा, फिर आपका बंद बारेटा आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका वन विहार आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, मानसिंह वाला आ जाएगा। ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना कौन सी झील के किनारे की गई है, तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना आपकी डिडवाना झील के किनारे की गई है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिक्स के सवाल है, ये आप खुद से करना। इसके बाद में हम इंडिया हिस्ट्री के जो भी आपके अदर सवाल पूछे गए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला सवाल आप देखिए, सभ्यता से संबंधित सवाल आपका यहाँ पर पूछा गया है। निम्न में से कौन सा सैंधव सभ्यता स्थल भारत में स्थित नहीं है, तो कौन सा सभ्यता सैंधव स्थल आपका भारत में स्थित नहीं है, तो गनेरी वाला जो है ये आपका भारत में स्थित नहीं है दोस्तों। आलमगीरपुर आपके यूपी में हो जाएगा, देमाबाद आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, धोलावीरा आपका गुजरात में हो जाएगा। तो यहाँ पर गनेरी वाला जो है दोस्तों ये आपका पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न सिंधु घाटी सभ्यता स्थल एवं उनके खोजकर्ता उत्खननकर्ता में सही सुमेलित युग्म नहीं है, तो यहाँ पर आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मोहनजोदाड़ो दयाराम साहनी यहाँ पर दिया गया है, तो मोहनजोदाड़ो दयाराम साहनी गलत दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर राखल दास बनर्जी आपका होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर राखल दास बनर्जी होगा। मोहनजोदाड़ो की खोज आपकी कब हुई थी दोस्तों, तो ये आपकी कब की गई थी, 1922 में की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी, राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। लोथल SR राव बिल्कुल सही दिया गया है, तो ये आप याद रखिए, SR राव के द्वारा आपके लोथल का उत्खनन किया गया था। और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा आपकी बनावली का उत्खनन किया गया था दोस्तों, तो बनावली का उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। और NG मजूमदार के द्वारा दोस्तों आपके 1931 के आसपास चनहुदड़ो का उत्खनन किया गया था। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। तो मोहनजोदाड़ो में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राखल दास बनर्जी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल से प्राप्त जो है वो साक्ष्य नहीं है, तो लोथल से कौन सा साक्ष्य आपका प्राप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों गोदीवाड़ा आपका प्राप्त हुआ है, अग्नि वेदिकाएं लोथल से प्राप्त हुई है, मनका उद्योग के अवशेष आपके लोथल से प्राप्त हुए हैं, लेकिन चांदी का मुकुट जो है ये आपका लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। अगला सवाल देखिए, किस वेद से परुषणी नदी यानी रावी नदी के किनारे लड़े गए दसराज युद्ध की जानकारी मिलती है, तो दसराज का जो युद्ध हुआ था दोस्तों इसकी जानकारी आपको किस में मिलेगी, तो ऋग्वेद में मिलेगी। आपकी किस में मिलेगी दोस्तों, ऋग्वेद के अंतर्गत दसराज युद्ध की जानकारी मिलेगी, जो कि आपकी परुषणी नदी यानी कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। अगला सवाल देखिए, सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में है, तो सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख जो है ये किस उपनिषद में दिया गया है, तो मुंडक उपनिषद में दिया गया है। अगला सवाल देखिए, महाजनपदकालीन गण या यज्ञ गण या संघ के संबंध में निम्न में से असत्य कथन आपको बताना है, तो यहाँ पर असत्य कथन आपका कौन सा हो जाएगा, इनमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। तो महाजनपद जितने भी थे आपके दोस्तों इनमें से कुछ जो थे यानी कि सब में लगभग गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी, ये बात सही है। भगवान बुद्ध और महावीर का संबंध इन्हीं गण और संघ से था, ये बात भी सही है। और 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद ऐसे थे जैसे कि वज्जी और मल, तो वज्जी और मल जो है दोस्तों यहाँ पर भी ये व्यवस्था थी, तो ये आप याद रखिए, ठीक है। मत्स्य जनपद ने इन संघ गण पर विजय प्राप्त कर इन्हें अपने साम्राज्य में कर लिया था, ये बात गलत हो जाएगी, ये मत्स्य जनपद के द्वारा नहीं किया गया था। अगला सवाल देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी जी को केवल्य मतलब होता है दोस्तों ज्ञान, तो ज्ञान की प्राप्ति इनको किस स्थान पर हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी दोस्तों, तो ये जाम्बिक ग्राम बिहार में हुई थी आपकी दोस्तों, तो जाम्बिक ग्राम में हुई थी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे जाम्बिक ग्राम। अगला सवाल देखिए, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो 4 बौद्ध संगति हुई थी आपकी दोस्तों, संगति हुई थी 4 बौद्ध संगति, वो चारों आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, चारों एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम जो हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, पूरन महाकश्यप के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक कैसा हो जाएगा, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक हो जाएगी। अगला सवाल है, वह स्तंभ जिसमें अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है, तो अशोक को मगध का सम्राट कौन से अभिलेख में या स्तंभ में बताया गया है, तो ये किस में बताया गया है, भाबरू स्तंभ में बताया गया है। किस में बताया गया है दोस्तों, भाबरू स्तंभ में मगध का सम्राट कहा गया है अशोक को। निम्न में से अश्वघोष कृत रचना है, तो अश्वघोष की रचना कौन सी हो जाएगी, बुद्ध चरित्र हो जाएगी। तो बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। बेसिक सा सवाल है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो दंती दुर्ग जो है ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्न में से चोल शासक राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर है, तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम जो है इनके द्वारा निर्मित मंदिर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, गंगई कोडचोलपुरम हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये किसके द्वारा निर्मित है, तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा ये निर्मित है आपका गंगई मंदिर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सिख पंथ
एवं धर्म गुरुओं के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। जैसे कि सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक जो थे, इन्होंने लहणा को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, लहणा जो थे इनको उत्तराधिकारी बनाया गया था। ये पहला कथन आपको बिल्कुल सही है। लहणा को अंगद के नाम से जाना जाता था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1599 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये 1599 में नहीं की थी दोस्तों, 1699 में की थी। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, यहाँ पर केवल 1 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक थे। तो फिरदौसी जो सिलसिला था, इसके संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल बनता है। शेख बदरुद्दीन समरकंदी जो थे, ये आपके फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक थे। अगला सवाल देखिए, तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो ये मुगल साम्राज्य, ये आपका दोस्तों जो ये हम पढ़ते हैं सल्तनत काल, उसका सवाल है आपका तुर्कान ए चहलगानी। तो तुर्कान ए चहलगानी की का गठन जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, बेसिक सा सवाल ये आपका काफ़ी बार आता रहता है। शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा कौन सा था? तो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा आप बता दीजिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों ये आपका? तो ये बलबन का मकबरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बलबन का मकबरा। ठीक है, यहाँ पर आंसर की में इसका आंसर बी माना है इन्होंने, बलबन का मकबरा। हालांकि नसरुद्दीन महमूद का जो मकबरा है दोस्तों, इसको भी शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों बलबन का मकबरा ही माना गया है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। किस राज्य से कमलापुरम जलाशय तथा हिरिया नहर के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों आपके दोस्तों यहाँ पर कमलापुरम जलाशय और हिरिया नहर के भग्नावशेष के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विजयनगर साम्राज्य से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल देखिए, अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी की वह इमारत जिसकी वास्तुकला बौद्ध विहार के समकक्ष है। तो वास्तुकला जो है वो बौद्ध विहार के समकक्ष किसकी हो जाएगी दोस्तों? तो ये पंचमहल की हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस मुगल बादशाह ने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी दोस्तों? शाहजहां ने की थी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको दोस्तों जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति के समय, उनको हम मिलान करना है। कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? तो कुंवर सिंह का संबंध आपका जगदीशपुर से हो जाएगा, आरा जगदीशपुर। हजरत महल का संबंध आपका लखनऊ से हो जाएगा। खान बहादुर का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? बरेली से हो जाएगा। और मौलवी अहमदुल्ला का संबंध आपका फैजाबाद से हो जाएगा। तो ये नाम आप ध्यान रखना, ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका? ए में आपका 3rd हो गया, यानी कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश शासकों ने देशी रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई थी? तो कौन सी नीति अपनाई थी दोस्तों? अब देखिए 1857 की जब क्रांति हुई तो अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई कि देशी रियासतें जो है वो यथावत बनाए रखनी चाहिए। अगर नहीं बनाए रखेंगे तो वापस से फिर क्रांति हो जाएगी। तो देशी राज्यों को यथावत बनाए रखना, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही है? तो ब्रह्म समाज के बारे में कौन से कथन आपके सही हो जाएंगे, ये आपको बताना है दोस्तों। मूर्ति पूजा का विरोध करना, तो मूर्ति पूजा का विरोध करना ये बात तो बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी दोस्तों आपकी, और मूर्ति पूजा का विरोध ये इसका सही बात हो जाएगी। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। 1 और 2 तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, तो ये बात मुझे गलत लग रही है दोस्तों। वेद जो है ये आपके त्रुटिहीन हो जाएंगे, तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 2 चला जाएगा। अगला सवाल देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में की गई थी। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना दोस्तों आपकी सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको विचार करना है दोस्तों। बंगाल में दीवानी अधिकारों के ग्रहण करने के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षतया स्वयं धन निकास का आयोजन कर लिया, और कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर कौन से कथन आपके सही है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला सवाल देखिए, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज्य शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य क्या हो जाएगा? भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? तो यह आपकी 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, और ये लागू कब हुआ था आपका? तो लागू ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो दोनों डेट याद रखिए, 19 जुलाई 1905 को तो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। कब हुई थी? 19 जुलाई को। और दोस्तों लागू कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था, और 1911 में से वापस समाप्त कर दिया गया था। अगला सवाल है,
सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रभार कब संभाला? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज जो थी इसका प्रभार कब संभाला गया था? तो ये 4 जुलाई 1943 को संभाला गया था। कब? तो 4 जुलाई 1943 को संभाला गया था। अगला सवाल देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन रोक दिया था। तो ये बिल्कुल सही बात है, 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक लिया था। चोरी चोरा की जो घटना हुई थी आपकी हुई हिंसा में, उनके आंदोलनों को रोक देने का कारण बनी थी। तो ये बात सही हो जाएगी। चोरी चोरा की जो घटना हुई थी दोस्तों आपकी, ये कब हुई थी? तो ये 5 फरवरी आपकी 1922 को हुई थी। ठीक है, फिर आपका दोस्तों 11 से 12 फरवरी यानी 12 फरवरी के आसपास दोस्तों आपका 1922 को जो आपका असहयोग आंदोलन था ये रोक दिया गया था। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। गुप्त काल में निर्मित देवगढ़ के दशावतार मंदिर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो गुप्त काल में जो मंदिर निर्मित किए गए थे उन पर आपको विचार करना है। यह पंचायतन शैली में निर्मित पश्चिमाभिमुखी मंदिर है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 आकृतियां शेष शयन, नर नारायण और गजेंद्र मोक्ष चित्रित है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई? तो गुप्त काल में कौन सी रचना की गई थी? तो मुद्रा राक्षस जो है दोस्तों विशाख दत्त के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ये आपकी गुप्त काल की हो जाएगी। अब यहाँ पर अगला सवाल देखिए, पीएम युवा 3.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएम युवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा आपका? युवा लेखकों को प्रोत्साहित कर रचनात्मक लेखन कौशल का विकास करना। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R इंपॉर्टेंट सवाल है, सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम कहाँ आयोजित किया गया? महत्वपूर्ण सवाल है, ये सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है। तो 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ये आपका जयपुर में आयोजित किया गया था। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस साहित्यकार को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा किसको की गई थी? विनोद कुमार शुक्ल को की गई थी। अगला सवाल देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता था। तो ये बात तो सही है। न्यूजीलैंड का जो रचिन रविंद्र था दोस्तों उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। उसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। रविंद्र जडेजा को इस प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये बात मुझे गलत लग रही है दोस्तों, ये बात गलत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को नहीं बनाया गया था, ये बात गलत है। अगला सवाल देखिए, ल्यूपेक्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ल्यूपेक्स मिशन जो है दोस्तों इस पर विचार आपको करना है। इस मिशन में जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा जो है उसके द्वारा विकसित लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा। तो ये बात सही है। चंद्र लैंडर का निर्माण इसरो द्वारा किया जाएगा। तो ये बात भी सही है। और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर छायाकृत क्षेत्र में मौजूद चंद्र जल का अध्ययन करेगा। तो जल का अध्ययन करेगा, पानी का अध्ययन करेगा, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल वाला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये सवाल कल ही मैंने करंट अफेयर में करवाया था आपको। तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, 58वां टाइगर रिजर्व आपका कौन सा बना है? तो ये माधव नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश वाला 58वां टाइगर रिजर्व आपका बना है। हाल ही में संसद से जुड़े कार्यों का सुगम संचालन करने तथा एक ही समय पर कई भाषाओं में संसदीय कार्यवाही उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी पहल आपकी की गई है? तो ये संसद भाषणी आपकी की गई है दोस्तों। 98 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अम्मान जॉर्डन में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पर किस खिलाड़ी के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया? मनीषा भानवाला के द्वारा यहाँ पर दोस्तों आपका स्वर्ण पदक जीता गया। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2025 जो थी ये आयोजित कहाँ पर हुई थी? तो अम्मान जॉर्डन में ये आयोजित हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। भारतीय वायुसेना द्वारा डेजर्ट हंट 2025 का अभ्यास कहाँ हुआ था दोस्तों? तो डेजर्ट हंट 2025 ये आपका कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये जोधपुर में हुआ था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपका बन सकता है। डेजर्ट हंट जो था ये त्रिपक्षीय आपका युद्धाभ्यास हुआ था। जोधपुर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोस्तों आपके रीजनिंग के सवाल है, तो इनको भी आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हिंदी के सवाल दिए गए हैं, वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो ये हिंदी के सवाल आप देख लीजिए। किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वी उपसर्ग का प्रयोग आपका किस में नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, वी उपसर्ग का प्रयोग आपका किस में नहीं हुआ है? और ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है। विशुद्ध है, विलाप है, वितान है। विहग जो है ये पूरा शब्द है आपका दोस्तों। विहग जो है ये आपका पक्षी का पर्यायवाची होता है और ये आपका पूरा शब्द है, ठीक है। तो इसमें आपका दोस्तों वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला सवाल देखिए, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है। तो अ प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत, तो यहाँ पर आशा आपका मूल शब्द हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो परा उपसर्ग आपका किस में दिया गया है दोस्तों? तो बताइए भैया, परा उपसर्ग आपका पराधीन में हो जाएगा। पराधीन में आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? परा उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 133 में आपका, रुकिए यहाँ पर गड़बड़ होगी थोड़ी सी, परा उपसर्ग है। तो परा उपसर्ग किस में है ये यहाँ पर पूछा गया है। पराधीन, पराश्रित, परायण और परास्त। तो इस सवाल को एक बार चेकआउट करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? पराधीन, पर प्लस अधीन, पराश्रित, पर प्लस आश्रित, पर प्लस आयन, परायन। तो परास्त यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। परा प्लस आस्त या अस्त जो है ये यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में प्र उपसर्ग नहीं है? तो प्राध्यापक में आपका प्र उपसर्ग हो जाएगा, प्र प्लस उज्ज्वल हो जाएगा, प्रोज्वल, प्र प्लस कांड हो जाएगा, लेकिन प्र प्लस तम नहीं होगा, ये प्री प्लस तम होगा, तो इसमें प्री आपका उपसर्ग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 135 देखिए दोस्तों, किस क्रम में आमिष का विलोम है? तो आमिष का विलोम किस में हो जाएगा? आमिष का विलोम होता है आपका निरामिष। वक्र का विलोम होगा, तो वक्र मतलब टेढ़ा होता है, तिरछा होता है, शुद्र होता है, तो वक्र का विलोम क्या हो जाएगा? सीधा। सीधा मतलब रिजु। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो कौन सा विलोम युग्म यहाँ पर आपका सही नहीं है दोस्तों? तो लौकिक का सांसारिक दिया गया है, तो ये दोनों एक ही शब्द है दोस्तों। लौकिक और सांसारिक का मतलब एक ही बात होती है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका गलत है। रित का अनिर्त होता है, स्थावर का जंगम होता है, वादी का प्रतिवादी होता है। अब देखो पीडीएफ ही ऐसी है दोस्तों, ठीक है, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म कौन सा है? तो सही विलोम युग्म यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो संश्लिष्ट का विश्लिष्ट बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? तो इन प्रत्यय आपका किस शब्द में नहीं है ये आपको बताना है। तो इन प्रत्यय आपका कौन से में नहीं हो जाएगा दोस्तों? बताइए, इन प्रत्यय आपका किस में नहीं है? अधीन, शौकीन, रंगीन, कुलीन। तो अधीन जो है, शौकीन है, रंगीन यहाँ पर दिया गया है रंग प्लस ईन, कुल प्लस ईन, शोक प्लस ईन। तो यहाँ पर तो मेरे को इन प्रत्यय लग रहा है, लेकिन अधीन में मुझे इन प्रत्यय नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अप्रत्यय रहित शब्द है, तो अप्रत्यय रहित शब्द यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 140 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशव हो जाएगा। केशव में आपका व प्रत्यय है दोस्तों, कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा। जबकि यहाँ पर यदु प्लस अ, मनु प्लस अ, और यहाँ पर आपका जो हो जाएगा दोस्तों वो आर्ज प्लस अ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है। तो अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये आपका देवी नहीं है। अगला सवाल देखिए, ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्ययवाचक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? इसका अर्थ हो जाएगा समस्या को जड़ से मिटाना। मुख में राम, बगल में छुरी। लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आपका अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन किंतु धोखा देने की नीयत होती है। तो मुख में तो राम होता है, लेकिन बगल में छुरी होती है। अगला सवाल देखिए, एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। ऊपर से तो करेला है, फिर ऊपर से नीम और चढ़ा दिया, यानी कि इतने सारे दोष हो गए एक साथ, इतने सारे दोष हो जाएंगे आपके एक साथ, दो दोष। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो दुविधा जब होती है तो 2 ऑप्शन चूज कर लेते हैं, तो फिर दोनों नहीं मिल पाते हैं, ना तो माया मिल पाती है ना राम मिल पाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा दोस्तों? संदेह की स्थिति में कुछ भी हाथ नहीं लग पाता है। अगला सवाल देखिए, रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक शब्द है। तो रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक शब्द आपका सूचित करना हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? हालांकि रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक शब्द यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। अगर हाँ पूछा जाता तो अभिलेख यहाँ पर बिल्कुल सही होता, ठीक है। अभिलेख है, कीर्तिमान है, दर्ज करना है, यहाँ पर नहीं पूछा गया, यानी सूचित करना इसका नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। मैंने गलत पढ़ लिया थोड़ा सा। तो रिकॉर्ड का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है? सूचित करना नहीं है। अभिलेख भी होगा, दर्ज करना भी होगा, कीर्तिमान भी होगा। मिसकंडक्ट का पारिभाषिक शब्द है, तो मिसकंडक्ट का पारिभाषिक शब्द आपका कदाचार हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ओवरसाइट का सही पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पर्यवेक्षण हो जाएगा, पर्यवेक्षण हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तदर्थ शब्द का घोतक शब्द है। तो अडोक जो होता है दोस्तों इसको तदर्थ कहा जाता है। यहाँ पर इस चीज़ को आप याद रखिए, ये पूछा जाता है काफ़ी बार। तो अडोक जो होता है इसको ही क्या कहा जाता है? तदर्थ कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे जो मैं बता सकता था आपको, मैंने बताने की कोशिश की है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।